हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपके पेडागोजी एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जो कि आप किसी भी टेट एग्जाम से किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका शिक्षा का उद्देश्य है, एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा था, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था। ये आज का आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, जिसको आप बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बोलते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको 3 थ्योरीज बोली थी, एक है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, दूसरी है सिम्पसन की, तीसरी है कोलथवर की। तीनों की तीनों थ्योरी को ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, एक जगह मर्ज करके लाया जाता है जब तो। ओके, तो तीनों थ्योरी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में थ्योरीज कंप्लीट होने के बाद मैं आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। पहले मैं थ्योरीज करवाता हूँ, नॉलेज देता हूँ, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके आता हूँ, ताकि आप अपने आप ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में एक्सपर्ट बन सको। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो नहीं करा तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दी जाती है, या फिर कोई न्यू अपडेट्स आता है आपकी जॉब से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड या वैकेंसीज से रिलेटेड, तो यहीं पर ही आपको अपडेट मिलता है। या फिर जो आप यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी लेक्चर को शुरू होने से 2 मिनट पहले। ओके, यस, हमारा जो आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन है डीके एकेडमी, अगर आपने वो भी अब तक डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। कि किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए होगी नोट्स की तो यहीं मिलेगी, या फिर आप ऑनलाइन कोई टेस्ट लगाना चाहते हो मल्टीपल क्वेश्चन के कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, तो वो आपको यहीं मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ओके, बाकी आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टा की आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक बीएस ब्लूम या फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि अगर जिन बच्चों ने मेरे लास्ट वाले लेक्चर को, लास्ट वाले टॉपिक को देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम 3 थ्योरीज जो कि उद्देश्यों को 3 पार्ट में बांटा है ब्लूम ने। कौन कौन सा? पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा गत्यात्मक, जिसे आप इंग्लिश में कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन कहते हो। ओके, तो इन 3 पार्टों में बांटा था। इन तीनों पार्टों की क्या विशेषताएं थी, इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। ओके, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो लिख लीजिए, पहला आज का संज्ञानात्मक या फिर अनुदेशनात्मक व्यवहार के पक्ष, दोनों के दोनों इसी के ही नाम है, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उनको देख सकते हो, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर उसको लिंक मिल जाएगा उसका भी, तो वहां से भी जाकर देख सकते हो, या प्लेलिस्ट बना रखे चैनल में, वहां जाकर देख सकते हो, चैप्टर वाइज कहीं से भी आप देख सकते हो। ओके, अब ध्यान रखिएगा, अनुदेशनात्मक व्यवहार के उद्देश्य को ब्लूम ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। और वहीं पर ही संज्ञानात्मक या फिर अनुदेशनात्मक व्यवहार के पक्ष को कितने भागों में बांटा है? तो ध्यान रखिएगा, इनको 6 भागों में बांटा, इनके 6 स्तर बताए इन्होंने। ओके, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। उद्देश्यों को कितने प्रकार में बांटा है? तो 3 प्रकार में। और संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के कितने लेवल बताए हैं? तो 6 लेवल बताए हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बच्चे कई बार उलझ जाते हैं, 3 बताएं कि 6 बताएं, तो इन क्वेश्चन को जरूर एकदम क्लियर कर लो कि अनुदेशनात्मक व्यवहार के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, गत्यात्मक। ओके, और उसके पक्ष को यानी कि पहले वाले संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके पक्ष को 6 स्तर में बांटा है। कौन कौन से 6 स्तर में बांटा है? तो जब ये इन्होंने थ्योरी दी थी ब्लूम ने 1956 में, तब इसके कुछ जो डोमेन दिए गए थे वो अलग थे, मतलब 6 तो दिए थे लेकिन बिल्कुल क्रम में थे। लेकिन 2001 में इसको क्या किया गया? अपडेट किया गया। तो अपडेट करने के बाद कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। क्या हो गई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका पूरा का पूरा 6 प्रकार का, जो कि एक तरफ लिख रखा है आपका 1956 के अनुसार, और दूसरा 2001 यानी कि 2001 के अनुसार। ओके, अब ध्यान रखिएगा 2001 में क्या डिफरेंसेस है और 1956 में क्या डिफरेंसेस है, तो एरो के द्वारा आपको समझ में आ ही गया होगा।
चलिए क्या क्या डिफरेंसेस थे उनको मैं समझा देता हूं। आपको मैंने बोला 6 भागों में डिफरेंट इनको बांटा हुआ था। तो पहला आ जाता है आपका विषय वस्तु का नॉलेज यानी कि ज्ञान यानी कि नॉलेज, जिसको आगे चलकर रिमेंबर कर दिया गया। तो वो हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले आप 1956 के अनुसार पढ़ लीजिए, 1950 अनुसार के पढ़िए कि क्या क्या था। तो पहले पर आ जाता आपका नॉलेज, फिर इसको कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि अवबोधन कहा जाने लग गया, फिर इसको एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग कहा जाने लग गया, फिर इसको एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, फिर इसको संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, और लास्ट में आपका इवैल्यूएशन जिसे आप मूल्यांकन कहते हो वो आखिरी स्टेज पे आया 6वें नंबर पर। इसी को ही चेंज करके 1956 की जगह 2001 में जब इसको अपडेट किया गया तो कुछ नहीं, सारे का सारा वर्क वही है, बस नाम चेंज कर दिया गया। जैसे कि नॉलेज को 2001 में रिमेंबर के नाम से जाना जाने लगा, कॉम्प्रिहेंसिव को अंडरस्टैंड के नाम से जाना जाने लगा, एप्लीकेशन को अप्लाई के नाम से जाना जाने लगा, एनालिसिस को एनालाइज के नाम से जाने लगा, सिंथेसिस जो था उसको क्रिएट के नाम से चेंज कर दिया गया, जो कि पहले 5वें नंबर पर था, अब उसको 2001 में क्रिएट के नाम से कितने नंबर पे कर दिया, 6ठे नंबर पर। और जो इवैल्यूएशन था उसको इवैल्यूएट के नाम पर कर दिया गया, कितने नंबर पे, 5वें नंबर पर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1956 के अनुसार ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्गों को एक क्रम में लगाइए, तो आप बिल्कुल जो पुराना तरीका है, पहले पे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन लगाओगे। अगर आप 2001 के अनुसार पूछा जाए तो आप इस अनुसार लगाओगे, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, इस अनुसार लगाओगे। आपको टेंशन मत लीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, क्या इसकी विशेषताएं, वो भी मैं अभी आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। ओके, और अगर आपके क्वेश्चन में ना ही 1956 दे रखा हो और ना ही आपके 2001 दे रखा हो, तो किस अनुसार आंसर लगाओगे आप, तो 2001 के अनुसार लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपका अपडेट हो चुका है और अपडेटेड वर्जन आपका यही है, इसलिए हम आपका 2001 के अनुसार ही अब मानेंगे। अगर 1956 दे रखा हो तब जाकर हम 1956 के अनुसार मानेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, चलिए अब एक एक करके इसको समझाता हूं कि क्या क्या है ये। तो पहले आप लिख लीजिए ज्ञान, जिसे आप बोल सकते हो विषय वस्तु का ज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में नॉलेज या फिर रिमेंबर कहते हो। जबकि मैंने आपको बोला यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया था रिमेंबर के नाम से। ओके, तो कुछ भी हो ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता है रिमेंबर मतलब किसी चीज को याद करना, रिमेंबर का मतलब तो यही होता है। नॉलेज का मतलब भी ध्यान रखिएगा, नॉलेज ज्ञान जो होता है, यहाँ पर नॉलेज वो वाली नॉलेज नहीं कही गई है जो आपको लर्निंग कराई जाती है। यहाँ पर नॉलेज का कहने का मतलब है जो रटवाई जाती है। ओके, तो इसके अंदर जो भी चीज़ आप रटते हो, पहचान करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि उस टैग मैंने आपके नाम दे रखे हैं, किसी चीज़ का ज्ञान, या फिर किसी बच्चे का आप क्लास में नाम बताते हो, या फिर उसकी पहचान करते हो, या फिर कोई प्रत्यय स्मरण कर लेते हो, मतलब स्मरण मतलब रट लेना, याद कर लेना, या फिर कोई सूत्र याद कर लेते हो। यानी कि वो सारी चीज़ें जहाँ पर आप कोई लर्निंग नहीं करते हो, कोई अधिगम नहीं करते हो, बस बिना किसी मतलब के, बिना कुछ समझे उसको आप धारण कर लेते हो, उसको आप याद कर लेते हो। तो जितनी भी चीज़ें आपकी रट्टू तोते वाली होती हैं वो सारी की सारी आपकी कहाँ पर आएंगी, विषय वस्तु का ज्ञान यानी कि नॉलेज। कहने का मतलब है कि आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन तो पता है लेकिन उसका मतलब नहीं पता, उसका अर्थ नहीं पता, तो वो कहाँ पर आएगा, तो विषय वस्तु का ज्ञान यानी कि नॉलेज के अंतर्गत आएगा। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं टैग वर्ड बता रहा हूँ ना, ज्ञान, नाम बताना, पहचान करना, प्रत्यय स्मरण करना, सूत्र याद करना, ये सारे के सारे टैग वर्ड को ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रत्यय स्मरण करता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो प्रत्यय स्मरण किस में बताया मैंने आपको, विषय वस्तु का ज्ञान यानी कि नॉलेज के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड जो कि है अवबोधन, जिसे आप कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हो। अब ये बिल्कुल विपरीत है विषय वस्तु के ज्ञान से। पहले चीज में सारी की सारी चीजें क्या करवाई थी, रोट लर्निंग करवाई जा रही थी, बिना अर्थ समझाए उसको स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप याद करने पर जोर नहीं देते हो, समझने पर, लर्निंग पर जोर देते हो। जैसे कि किसी चीज का वर्णन करना, उदाहरण देना, तो कोई चीज आपको समझ में आ गई हो तभी तो आप उसका उदाहरण दे पाओगे। जैसे कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेसिक डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू, तो मैं क्यों समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे आता है, मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ। तो किसी भी चीज़ को आप समझ जाओगे तो उसका आप उदाहरण अपने आप ही दे पाओगे। ओके,
या फिर द्वंद्व देना यानी कि किसी चीज़ के प्रति सलाह देना, या फिर उसका व्याख्यान करना, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में इवैल्यूएट करके उसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करना, या फिर वर्गीकरण करना, या दोबारा आपका वर्गीकरण हो गया कोई बात नहीं, या फिर विभेद करना। ध्यान रखिएगा, विभेद करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अंतर कर लेना, विभेद करने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस पेन का संबंध किस चीज़ से होगा, टैबलेट से होगा, चौक का संबंध किससे होगा, ब्लैक बोर्ड से होगा, या फिर मार्कर का संबंध किससे होगा, व्हाइट बोर्ड से होगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, विभेद कर रहे हो, उन दोनों के बीच में संबंध जोड़ने की बात कर रहे हो। तो जहां पर भी आप ऐसा करते हो तो क्या कर रहे हो, आप विभेद कर रहे हो कि पेन का संबंध कॉपी से होता है, पेंसिल का संबंध कॉपी किसी से भी हो सकता है, दीवार पे भी लिख सकते हैं कई बच्चे उससे। ओके, तो ध्यान रखिएगा वो सारी चीजें जहां पर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज आ गया है, अच्छी तरीके से आपको उसकी ज्ञान प्राप्ति हो गई है, अच्छी तरीके से आपने उसको समझ लिया है, आपको किसी को समझाने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हो। तो उसमें चाहे वर्णन करना आ गया हो, वर्गीकरण करना आ गया हो, उदाहरण देना आ गया हो, व्याख्यान करना आ गया हो, द्वंद्व देना आ गया हो, तो सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, अवबोधन यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आएंगी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन टैग वर्डों को। हाँ, मानता हूँ थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन याद तो रखने होंगे, ध्यान तो रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड, जो कि है एप्लीकेशन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, अनुप्रयोग कहते हैं। अब ये अनुप्रयोग, प्रयोग का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को करके देखना। अब किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो, खुद कर रहे हो, अपने हाथों से कर रहे हो, तो क्या किसके अंतर्गत आएगा, तो अनुप्रयोग के अंदर आएगा। और कोई भी चीज़ यहाँ पर देखिए मिक्स मैच नहीं होगी, कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकता। अब जैसे कि अनुप्रयोग में क्या क्या आएंगे, तो किसी भी चीज़ को हल करना, कोई प्रयोग को आप संचालित कर रहे हो, या फिर कोई नया सूत्र निकाल रहे हो, या फिर किए गए काम में आप अशुद्धियाँ निकाल रहे हो, या फिर उन जो अशुद्धियाँ निकाली हैं, जो गलतियाँ निकाली हैं, उसको आप ठीक कर रहे हो, या कोई आप मैप भरवा रहे हो या भर रहे हो, या फिर कोई ड्राइंग या फिर कोई मॉडल बना रहे हो आप, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो अनुप्रयोग के अंदर आएगा। देखिए, कोई भी काम ऐसा काम नहीं है जो आप खुद ना कर रहे हो, अपने हाथों से ना कर रहे हो। हल कर रहे हो किसी चीज़ को हाथों से, प्रयोग संचालित कर रहे हो हाथों से, नया सूत्र निकालोगे अपने माइंड और हाथों से, किए गए काम में अशुद्धि निकालोगे अपने माइंड और हाथों से, गलतियों को ठीक करोगे अपने हाथों से, मैप भरोगे हाथों से, ड्राइंग मॉडल बनाओगे हाथों से। तो ये सारे के सारे वो काम है, ये सारे के सारे वो चीज़ें जो कि आप प्रयोग कर रहे हो, खुद कर रहे हो। ओके, तो जो भी आप काम खुद कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, वो किसके अंदर आएगा, अनुप्रयोग के अंदर आएगा। सबसे सिंपल, सबसे आसान यही है, बिल्कुल आसानी तरीके से सारी की सारी चीज़ें ध्यान रह जाएंगी आपको। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका चौथा, जो कि आपका विश्लेषण, जिसे आप एनालिसिस भी कहते हो। अब ये एनालिसिस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय वस्तु को भागों में तोड़ना, भागों में बांटना, अंतर करना, तुलना करना, या फिर संबंध जोड़ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करा जा रहा है, सारी चीज़ों को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को आप ब्रेकिंग कर रहे हो, मतलब तोड़ रहे हो, तो उस कहाँ पर आएगा, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस में आएगा। और आप सभी को वैसे भी पता है, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर समझते हो तो वो क्या कहलाता है, विश्लेषण ही कहलाता है। किसी भी चीज़ का आप एनालिसिस कर रहे हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर ही तो करोगे ना एनालिसिस। ओके, तो किसी भी विषय वस्तु, किसी भी सब्जेक्ट को आप टुकड़ों में तोड़ रहे हो, या फिर उसको भागों में बांट रहे हो, या फिर उसमें अंतर कर रहे हो, या फिर तुलना कर रहे हो, या उसके बीच में संबंध जोड़ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका विश्लेषण कहलाएगा, एनालिसिस कहलाएगा। जैसे कि आपका एक थ्योरी थी जो कि आपको कबूतर को 8 पर चलना सिखा दिया, जो कि मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि बच्चों को छोटे छोटे भाग में एक दूसरे के भाग को जोड़ते हुए सिखाते हुए चलना चाहिए। जैसे कि आज आपने प्लस सिखाया तो कल आप माइनस सिखा रहे हो, परसों अगर आप मल्टीप्लाई सिखाओगे तो मल्टीप्लाई में आपका प्लस की भी जरूरत है, माइनस की भी जरूरत है। फिर उसके बाद आप भाग को सिखाओगे तो उसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों की ज़रूरत है। तो आप क्या कर रहे हो, पहले आपने प्लस सिखाया छोटे क्रम में, फिर आपने माइनस सिखाया छोटे क्रम में, फिर आपने गुणा सिखाया फिर छोटे क्रम में, फिर आपने डिवाइड सिखाया छोटे क्रम में, और सारे ज्ञान को आप एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चल रहे हो। तो छोटे छोटे भाग में आप बच्चों को सिखा रहे हो, और सीखने सिखाने का बिल्कुल ये सही तरीका है। छोटे छोटे में तो सिखाओ, लेकिन नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से कैसे कोरिलेट करते हुए सिखाते हुए चलो। ओके, जैसे कि आप ये वाला देखो, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, संश्लेषण, जिसे आप सेंथेसिस भी कहते हो, जिसे अब आगे जाकर किस नाम से जाने लगा, क्रिएट के नाम से जाना जाने लगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर आपको 5th नंबर पर तो दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर इसको किस नंबर पर कर दिया, 2001 के अनुसार। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ 1956 के अनुसार। 2001 के अनुसार जो संश्लेषण था उसको कौन से नंबर पर कर दिया गया था,
6ठे नंबर पर कर दिया गया था क्रिएट के नाम से। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन, जिसे इवैल्यूएशन, जिसको इवैल्यूएट के नाम पर कर दिया गया था कितने नंबर पर, तो 5वें नंबर पर। ओके, तो इतना सा ध्यान रखिएगा। 2001 के अनुसार ये 6वें नंबर पर है और ये 5वें नंबर पर है। चलिए दोनों को समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि संश्लेषण मतलब क्या होता है, तो देखिए ये बिल्कुल उसका विपरीत है, विश्लेषण का बिल्कुल विपरीत है। उसमें सारी चीजों को टुकड़ों में बांटकर समझा जाता है और इसमें सारी की सारी चीज को इकट्ठा करके समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब भी आपने देखा होगा एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई बुक पढ़ते हो, तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपका उसके आगे एक समरी होती है, एक छोटी सी समरी होती है पूरे के पूरे पाठ का बताने के लिए कि पूरे के पूरे चैप्टर में क्या है। ओके, वो समरी होती है, सारांश होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका संश्लेषण ही कहलाता है, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर को एक छोटे से चीज में इकट्ठा करके उसने ला दिया है। ओके, तो किसी भी चीज को आप जोड़ना, इकट्ठा करना, सारांश करना, जैसे समरी मैंने आपको बताया, सारांश करना, निष्कर्ष निकालना, संक्षिप्त करना, या फिर सामान्यकरण करना, या निष्कर्ष करना, या निकालना, या फिर किसी चीज के लिए तर्क देना, या फिर वाद विवाद करना, या किसी चीज को सिद्ध करना, प्रूव दैट करना, जैसे कि हम मैथ में करते हैं प्रूव दैट, सिद्ध करना। जैसे ही कोई चीज है, आप 6 जनों की मीटिंग चल रही है, 6 जनों की मीटिंग में एक पर्सन कुछ बोल रहा है, 2 पर्सन कुछ बोल रहे हैं, 3 पर्सन कुछ बोल रहे हैं, तो उन चीजों में जो सबों के तर्क अलग अलग है, एक व्यक्ति का तर्क सबसे सही है और वो सिद्ध करके भी दिखा दे, तो वो क्या कहलाएगा, संश्लेषण कहलाएगा। मतलब तीनों बंदों का, तीनों पर्सनों का उसने एक जो निचोड़ निकाला और उसको इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करा। ओके, तो कहीं पर भी आपका जोड़ना, इकट्ठा करना, सारांश, निष्कर्ष, संक्षिप्त, सामान्यकरण या तर्क देना, वाद विवाद करना, सिद्ध करना, कोई भी चीज आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये सारी की सारी चीजें किस चीज के अंदर आ जाएंगी, तो वो सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण के अंदर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसको 2001 में क्रिएट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 1956 के अनुसार लास्ट मूल्यांकन, जिसे आप इवैल्यूएशन कहते हो, और 2001 के अनुसार 5वें नंबर पर। ओके, तो इवैल्यूएशन का मतलब आप देखने से, मूल्यांकन का मतलब ये आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को सिखाने के बाद जब आप उसको देखते हो कि कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, आप उसका मूल्यांकन करते हो, तो वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि किसी भी चीज के लिए निर्णय देना, क्यों, क्योंकि आपने मूल्यांकन करा, फिर आप निर्णय देते हो कि कितना आया कितना नहीं आया, रिजल्ट ही तो आता है मूल्यांकन के बाद। तो निर्णय देना, किसी की आलोचना करना, अधिगम की इस स्तर में बालकों को पाठ के अतिरिक्त अधिगम को बाहरी दुनिया के वातावरण के अधिगम से संबंधित करना पड़ता है और अपना निर्णय देना पड़ता है। क्या बोला गया है यहाँ पर कि आपके किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से, जैसे कि आपको साइंस म्यूजियम ले जाया गया, कहीं भ्रमण के लिए ले जाया गया, इतिहास कहीं पर ऐसी जगह ले जाया गया जो हिस्टोरिकल प्लेस हो। ओके, तो ऐसी जगह पर ले जाने के बाद आपके किताबी ज्ञान को और आपके जो बाहर की दुनिया से जो ज्ञान मिला आपको, वो दोनों के बीच में जब आप कोरिलेट करके सामने निर्णय रखते हो, उसमें बात करते हो, वार्तालाप करते हो, टीचर आप उसका मूल्यांकन करता है, ये इवैल्यूएशन करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मूल्यांकन कहलाता है। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके 6 बीएस ब्लूम के टैक्सोनॉमी, जो कि मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा किस किस हिस्से में आता है और कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारे के सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स लेकर आया था, इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही कि निम्नलिखित में से सारांश करना वो किस स्थिति के अंतर्गत आता है, तो वो संश्लेषण के अंतर्गत आता है। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जोन जोन से मैंने आपके पॉइंट बताए हैं, बाकी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा अपने आप ही देखोगे कि ये पॉइंट सर ने कहाँ कहाँ बताया था। ओके, कुछ चीजें होंगी जहां पर आपका जो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका अवबोधन से पूछा जाता है, जिसे आप अंडरस्टैंड कहते हो, कॉम्प्रिहेंसिव कहते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वहां से पूछे जाते हैं। ओके, तो इन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, 2-3 बार रिपीट कीजिए। कभी भी बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक बार में समझ में नहीं आती है, अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इधर उधर से क्वेश्चन को इकट्ठा करके लगाने की कोशिश कीजिए। बाकी जैसे ही में आपकी पूरी टैक्सोनॉमी खत्म हो जाती है मैं खुद क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो। बाकी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो नीचे जाके लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहें। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उसके साथ में जो बेल आइकन होगा इसको दबा दीजिएगा, जिसमें ऑल वाला फीचर आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
टाइम टू टाइम मिल पाएगी। बाकी तब भी नहीं मिलती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको किसी भी लेक्चर के शुरू होने से 2 मिनट पहले आपको लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।